अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फेडरल बोर्ड के सेकंड ईयर के इंग्लिश के पेपर को। 2022 एंड 23 के कैरिकुलम से ये बेसिकली बना है। 2025 का ये बेसिकली मॉडल पेपर है एंड इसके हम लोग एमसीक्यूज़ के पोर्शन को जो कि सेक्शन नंबर 1 है, सबसे पहले हम इधर से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको टाइम दिया जाता है 25 मिनट्स का और 20 मार्क्स का ये पोर्शन होता है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक से। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है लिटिल चिप्स लाइट ग्रेट फायर्स, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द स्पीच। तो बेसिकली इसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है वर्ब। लाइट को इधर वर्ब की फॉर्म में लिया जा रहा है। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन pronoun in this sentence. Those are the books which I borrowed from her. तो that is those demonstrative pronoun है। Third question is choose the sentence that correctly use interjections। ठीक है, तो इसके अंदर जो सही जगह पे इंटरजेक्शन यूज की गई है वो ए ऑप्शन है, ouch I stepped on a thorn। Number fourth is keep going in spite of the setback। The underlined preposition in spite of क्या चीज है? डबल preposition है। ठीक है, इसको डबल preposition कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 is he stayed home, it was raining heavily। Choose the conjunction that properly links the idea। तो he stayed home, इसके अंदर जो कंजक्शन यूज हो सकती है वो है बिकॉज। ठीक है, बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैविली, इसीलिए वो घर पे रहा क्योंकि बारिश जो थी वो बहुत ज़्यादा हो रही थी। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिवल फ्रेज इन द सेंटेंस। नंबर 6 उन्होंने पूछा है कि कौन सा एडजेक्टिवल फ्रेज है। द बुक्स ऑन द शेल्फ हैज बीन सोल्ड इन द मॉर्निंग। ठीक है, द बुक ऑन द शेल्फ हैज बीन सोल्ड इन द मॉर्निंग, इसके अंदर एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है? ठीक है, इसके अंदर एडजेक्टिवल फ्रेज है ऑन द शेल्फ। ठीक है, उसके बाद है जी 7th वन इज व्हाट क्वेश्चन डज द एडवर्ब फ्रेज आंसर इन दिस सेंटेंस। ही वर्कड विद डेडिकेशन। ही वर्कड विद डेडिकेशन के अंदर उन्होंने कहा है हाउ का क्वेश्चन जो है इधर जो है वो एडवर्ब फ्रेज बनता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन इज दैट in which sentence does the prepositional phrase act as an adjective। ठीक है, the boy with the blue cap is my brother, she sang during the show, she went to the market, we will leave after lunch। ठीक है, तो इसमें जो सेंटेंस है prepositional phrase वो यहाँ पर the boy with the blue cap is my brother। ठीक है, यहाँ पर prepositional phrase जो है एक्ट कर रहा है एडजेक्टिव के तौर पर। ठीक है, ब्लू कैप के तौर जो इधर यूज किया और विद जो है वो prepositional phrase है। द डॉग कैन अक्रॉस द फील्ड, द अंडरलाइन prepositional phrase is a और an। इधर जो अंडरलाइन prepositional phrase है अक्रॉस द फील्ड, इसके अंदर है एडवर्बियल फ्रेज। What type of sentence is this? I went to the market and I bought some fruit। That is simple, compound, complex या compound complex। ठीक है, तो ये जो है ये compound sentence है, ऐसे कि आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ होगा। अगर आप लोगों ने ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी हुई, स्पेशली जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, तो अगर आपको ये सही समझ नहीं आई हुई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि आपको सही समझ नहीं आई हुई, तो मैं आपके कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग सेंटेंस, रिगार्डिंग क्लॉजेज, फ्रेजेस या पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हैं उसको क्लियर कर सकती हूँ। उसके ऊपर मैं अलहदा से एक वीडियो बना लूँगी। ठीक है, ताकि आपको वो बेसिक जो हैं वो चीज़ें समझ आ जाएं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क द टीम फाइनली बिगेन टू एलिवेट देयर रेपुटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिवेट इन द कॉन्टेक्स्ट? एलिवेट का असल मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज होना। ठीक है, तो इधर रेज जो है वो करेक्ट इसका आंसर है। Next question is a diligent student always completes his homework in time। Choose the synonym of for diligent। Diligent obvious सी बात है, हार्ड वर्किंग, लाइक इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिज generous nature made him lovable to everyone in the village। Choose the antonym for generous। और अपोजिट जो मीनिंग है generous का वो क्या हो सकता है? उसका मतलब होता है stingy। Sarah looked out of the window at the dark clouds rolling in. Looks like we are in the
in the form of downpour. She said, infer the meaning of downpour in the context of given scenario. तो downpour का मतलब इस scenario के अंदर heavy rain है. Friend 1, the new manager seems very approachable. Friend 2, yeah, she is easy to talk to and always listens. What does approachable means in context of the given situation? तो अगर हम लोग देखें इस सिचुएशन में अप्रोचेबल का क्या मतलब है, तो उसका मतलब है इजी टू एक्सेस, कि आप इजीली उनके पास जाकर बातचीत कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द सेंटेंस दैट contains simile. Life is a roller coaster of emotion. Busy bee buzzed around the blooming blossoms. The green of grass felt soft and dew underfoot. Her eyes sparkled like emerald. जिसके अंदर as और like word use होते हैं वो simile होते हैं, तो इसलिए the correct option is D. Which of the following expression demonstrate personification? कौन सी जो इसके अंदर expression है वो personification use करें? Our teacher is an encyclopedia. The shadow crept silently across the room. तो ये basically crept का क्या मतलब होता है, क्राई करना. shadow एक साया जो है उसको आपने एक ह्यूमन की एक एट्रीब्यूट दे दिया है, ठीक है. The sentence life is a riddle is an example of simile, metaphor, personification, alliteration. तो that is metaphor, क्योंकि उसको आपने लाइफ को कंपेयर किया है रिडल के साथ विदाउट यूजिंग लाइक और एज. जो आप सिमिली में लाइक और एज के वर्ड यूज करते हैं, अगर उसको ना यूज करें तो वो मेटाफर होता है. A writer wants to create a sense of isolation in a horror story. Which setting would be most effective? ठीक है, तो इसके अंदर जो सही ऑप्शन है वो है remote abandoned cabin deep in the wood far from the town. Last one is which of the given situation describe an external conflict? Feeling guilty after lying. A bullied teenager stand up to his tormentor. A soldier hesitates to pull the trigger torn between duty and morality. Choosing between right and wrong. तो बेसिकली इसके अंदर राइट ऑप्शन एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट है. बुलियड टीनेजर स्टैंड अप टू हिज टॉर्मेंटर. इसके अंदर आपने बी ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है. इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, दैट इज सेक्शन नंबर बी. इसके टोटल मार्क्स जो हैं बी और सी के वो हैं 80 मार्क्स, बी के 40 मार्क्स हैं. सेम इज विद दी तकरीबन 30 मार्क्स जो होंगे वो आपके सी पोर्शन के होंगे, ठीक है, जो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किए हुए होते हैं, ठीक है, कि ये 40 मार्क्स इसके अंदर आपने रीड करना होता है. ये पूरा आपने पैराग्राफ रीड करना है, ठीक है. ये बेसिकली पैराग्राफ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है. इन्होंने बताया है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है अबाउट समरी जो है वो 8 नंबर ले रही है, ठीक है, वाइल द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, ठीक है. तो आपने ये सारा पैराग्राफ, ये जो पैसेज होता है ये रीड करना होता है. इसके अंदर डिफिकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन हुए हुए होते हैं और नीचे क्वेश्चंस के आपने आंसर देने होते हैं. इस टेक्स्ट का जो प्रॉपर काउंट है वर्ड वो 283 है. इसके बाद आपने इसके अंदर ऑप्शन भी दी जाती है आपको कि पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके साथ कोई ऑप्शन नहीं है, समरी आपने लाजमी लिखनी है, कंपलसरी है. क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर आपके पास ऑप्शन है. क्वेश्चन 3 में अगेन जो है वो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. क्वेश्चन 4 में फिर ऑप्शन है, 5 में फिर आपके पास ऑप्शन है और 6 में कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है. तो टोटल आपने जो इसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 4 सवाल जो हैं वो आपने सॉल्व करने होते हैं. टोटल गिवन जो क्वेश्चन है वो 6 हैं, ठीक है. तो इसको आपने रीड करना है और इसको आपने आंसर करना होता है, ठीक है. फिर इसमें पहले मैं इसको सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद मैं अपना जो ड्राफ्ट है किस तरह से मैंने राइट अप किया है इस क्वेश्चन, इस पूरे पेपर को बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से सॉल्व करना है एक अच्छे मार्क्स लेने के लिए, ठीक है. तो मैं आपको वो भी शेयर करूंगी क्योंकि मैंने अपना पेपर जो है वो आपसे शेयर करूंगी, ठीक है. इसके बाद आपसे अगला सवाल पूछा जाता है पोइट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से. ए और बी 2 एक्सर्प्ट आपको दिए जाते हैं, इनमें से कोई एक आपने सॉल्व करना होता है. मैंने बेसिकली पार्ट ए को सॉल्व किया है. अवेक फॉर मॉर्निंग इन द बाउल ऑफ नाइट हैज फ्लंग द स्टोन दैट पोट्स द स्टार टू फ्लाइट एंड लो द हंटर ऑफ द ईस्ट हैज कॉट द सुल्तान्स टरेट इन अ नोज ऑफ लाइट, ठीक है. तो उसके बाद आपको एक और क्वेश्चन बी पूछा जाता है जिसके अंदर आपने 6 नंबर का सवाल होता है. इसमें आपने आंसर करना होता है किसी एक सवाल का, ठीक है, 90 to 120 वर्ड्स के अंदर, ठीक है. और मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है. फिर आता है जी एसे राइटिंग आ जाती है सी सेक्शन के अंदर, जिसके अंदर 40 मार्क्स हैं अगेन.
मैंने माय नेटिव टाउन के ऊपर आपको थोड़ी आउटलाइन और बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन दी जाती है, इसी को आपने इस्तेमाल करते हुए अपना एस्से लिखना होता है। तकरीबन 300 वर्ड के अंदर, 250 से 300 वर्ड के अंदर लिखना होता है और इसके 12 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है जी। ये आपका सी सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, इसके अंदर भी ऑप्शन है यूजर्स एंड अब्यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। फिर आपने इसको रीराइट करना होता है क्वेश्चन नंबर 5 को। 6 के अंदर आपने 5 के ए और बी पार्ट है, प्रपोजिशनल चीज़ें लिखनी होती हैं। सी के अंदर आपने फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी होती हैं। 6 के अंदर अगेन आपने फिल इन द ब्लैंक्स 5 जो हैं वो फिल करनी है, और लास्टली आपने अगेन ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ करते हुए फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। ठीक है, ये आपका सारा क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अब इसका आंसर पेपर मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ कि आपने इसको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, सो इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है। समराइज द पैसेज एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। तो जो पैराग्राफ है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो मैंने टाइटल भी इसको यही दिया है। कोशिश करेंगे टाइटल जो होगा वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, 3 to 4 वर्ड्स या 5 वर्ड्स के अंदर अंदर हो। ठीक है, और पूरे जो पैसेज है उसकी जिस्ट जो है वो टाइटल देख के समझ आ जाए ये किस बारे में है। पहला सवाल उनका क्या था कि आप समरी लिखें। तो डिजिटल मार्केटिंग हैज ट्रांसफॉर्म मॉडर्न बिजनेस बाय इनेबलिंग कंपनीज टू कनेक्ट विद द कस्टमर्स थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। Unlike traditional marketing, it allows precise targeting, personalization, and global reach. Tools like SEO help businesses attract potential customer, while social media platform build engagement and brand loyalty. Emails marketing strengthen long-term relationship by keeping customers informed. Due to its cost effectiveness and measurable results, digital marketing has become essential for business success and will continue to grow in importance. ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस बताइए कि आजकल के दौर में डिजिटल मार्केटिंग कितनी ज़रूरी है। ट्रेडिशनल मीन से अब हटकर हो गई है सोसाइटी। ठीक है, तो उसके अंदर ये ज़रूरत है डिजिटल मार्केटिंग की। इसी का सेकंड पार्ट था व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग एंड हाउ मच डज इट डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो ये प्रमोट करता है प्रोडक्ट और सर्विसेज को। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट सर्च इंजन्स यूज़ करते हैं, वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग फिजिकल चैनल जिस तरह के टीवी, प्रिंट मीडिया, बिलबोर्ड। डिजिटल मार्केटिंग जो है वो आपको अलाउ करता है कि आप ग्लोबल रीच पे जा सकें, जबकि जो ट्रेडिशनल चैनल्स हैं जिस तरह के टीवी है, प्रिंट मीडिया है, बिलबोर्ड्स हैं, वो आपको इतना हाई लेवल पर नहीं लेकर जा सकते जितना डिजिटल मार्केटिंग है। बहुत फास्ट ट्रैक पे है डिजिटल मार्केटिंग। Number third is why is email marketing considered important? तो email marketing is important because it helps business communicate directly with customer. It keep them informed about products and offer and promotion. मतलब ये कि ये cost effective है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आप सेलर और बायर के साथ आपस का जो रिलेशन है वो बेहतर होता है। आप जो आपसे कोई चीज़ परचेज कर रहा है या कस्टमर है वो आपसे इन्फॉर्म्ड रहेगा हर वक्त। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको अटेम्प्ट करना है। Number fourth is how does social media platform enhance marketing strategies? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अलाउ बिजनेस टू इंगेज डायरेक्टली विद दी और ऑडियंस। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप इन्फॉर्म रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। वट रोल डज पेड एडवर्टाइजिंग प्ले इन सोशल मीडिया मार्केटिंग? तो पेड एडवर्टाइजिंग इंश्योर्स द content reach the right audience. It allows business to target specific group based on demographic interest and behavior. तो मतलब जितने भी सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है उसके अंदर वो देखते हैं कि कितनी ऑडियंस जो है वो जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा सीरियस है उस मामले में, तो वो उन्हीं को ही अप्रोच करते हैं। फिर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग उन्होंने पूछे हुए थे कोई से भी चार। दैट स्ट्रेटजी मतलब प्लान मेथड होता है, प्रिसाइज का मतलब एक्यूरेट, एग्जैक्ट, कंसाइज, पोटेंशियल का मतलब होता है आपके अंदर एबिलिटी है, पॉसिबल है, रेजोनेट का मतलब है कनेक्ट। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मैंने ए एक्सर्प्ट यूज किया, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था। हाउ डज द पोएट यूज इमेजरी टू पोर्ट्रे ट्रांजिशन फ्रॉम नाइट टू मॉर्निंग? तो पोएट ने यूज किया है विविड इमेजरी सच एज स्टार्स पुट टू फ्लाइट एंड हंटर ऑफ द ईस्ट टू शो द फेडिंग ऑफ नाइट एंड अराइवल ऑफ सनलाइट। ठीक है, कि कैसे सुबह, रात से सुबह जो है वो हो रही है, तो वो एक विजुअल इमेजरी वो क्रिएट कर रही हैं पोएट। What figure of speech is the hunter of east? तो बेसिकली इट इज़ मेटाफर रिप्रेजेंटिंग द सन। ठीक है, कि कैसे जो है डार्कनेस जो है वो दूर जा रही है और सन जो है वो चेस कर रहा है। ठीक है, सुबह की रोशनी।
Paraphrase the last two lines तो the sun rising creates the highest tower of city in its light, symbolizing the complete arrival of morning। कि किस तरह से मॉर्निंग जो है वो अप्रोच हो रही है। लास्ट टू लाइंस उसको अगर पैराफ्रेज करें तो इसका मतलब ये बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऐसे टाइप क्वेश्चन 90 to 120 वर्ड्स इसके अंदर आपने लिखने हैं। डिफाइन सेटिंग एंड इट्स इन्फ्लुएंस। Setting refers to the time and place in which a story occurs. It play a crucial role in shaping the mood, character and themes। ठीक है, कोई भी सेटिंग अगर किसी भी ड्रामा की हो, किसी नॉवल की हो, तो वो एक जगह होती है जहाँ पर कैरेक्टर्स जो हैं वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। अगर एक वेल डेवलप सेटिंग होगी तो वो एक ऐसा इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करेगी कि वहाँ पर जो किसी भी किरदार का जो एक्शन है, किसी भी किरदार का जो अमल है, उसका बिहेवियर जो होगा वो बहुत मैटर करेगा, वो मोल्ड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अ डार्क आइसोलेटेड सेटिंग कैन बिल्ड सस्पेंस इन हॉरर स्टोरी वाइल पीसफुल कंट्री साइड में रिफ्लेक्ट कॉलमनेस एंड सिंप्लिसिटी। ठीक है, तो सेटिंग प्लेस जो होती है ना, वो आपको हर जगह पे, जिस तरह हम लोग जिस तरह रहते हैं अपने घरों में, अगर कोई नॉइजी इन्वायरमेंट होगी तो हमारा मूड उस तरह से डिफर होता रहेगा एज कम्पेयर टू अगर हम एक विलेज साइड पे जाते हैं, वहाँ पर हमारा मूड डिफरेंट होगा, हम डिफरेंट तरीके से बिहेव करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन नंबर सी है कि ये भी 40 मार्क्स का है। ठीक है, और इसके अंदर भी आपने ऐसे लिखना है माय नेटिव टाउन का। मैंने जो है वो लिया है, इसमें आपके पास यूजेस एंड मतलब कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, लेकिन मैंने पहले वाला इसका जो ऐसे है वो सॉल्व किया है। दैट इज माई नेटिव टाउन होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट एज इट इज फिल्ड विद मेमोरीज, कल्चर एंड नेचुरल ब्यूटी। It is a peaceful place surrounded by greenery where life moves at a slower and more comfortable pace. The town is known for its beautiful landscapes, small markets, and friendly people. There are several places of interest, including parks, historical building, and a river that flows nearby. तो बेसिकली आपने यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर आपको आउटलाइन, कुछ बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चंक्स वगैरह दिए हैं, उसी को यूज करके आपने ऐसे लिखना है और कनेक्ट करना है उसके साथ। These memories make my connection to the town even stronger। ठीक है जी। The people of my town are warm and welcoming. They celebrate festivals with great enthusiasm, reflecting a rich cultural heritage. Over the year, the town has developed with better roads, schools, facilities, but it is still maintain its traditional charm. In conclusion, my native town is not just a place but an emotional attachment. Its beauty, culture, and memories makes it unique and unforgettable. It will always remain close to my heart no matter where life takes me। ठीक है, इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। अब हमने रीराइट करना है पैराग्राफ आफ्टर करेक्टिंग द एरर्स। तो मैंने इसको करेक्टेड पैराग्राफ यहाँ पर लिखा है, आप एरर्स वाला पैराग्राफ वहाँ से क्वेश्चन पेपर से देख सकते हैं। Every morning, Salim wake up early to go to school. He quickly brushes his teeth and packs his bag before he leaves. His mother always says that it is important for him to do his best in his studies, and she also says that education is the key to success. However, he feels that it is difficult at times to concentrate during class because the teacher explains things too fast. He needs to be more focused if he wants to achieve his goal। तो इस तरह से आपने इसके एरर्स जो है वो सॉल्व करके एक अलग से पैराग्राफ लिखना है जो इसके अंदर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशनल फ्रेजेस कंपाउंड प्रपोजिशन। ठीक है, तो इसकी जो है लाइन वाइज इसके आंसर है वो बाय द साइड ऑफ, इन फ्रंट ऑफ है, इन द मॉर्निंग है, एट द एज ऑफ है, ऑन द टॉप है और अवे फ्रॉम है। ठीक है, ये आप अपने क्वेश्चन पेपर पर लिख लें बेशक। ठीक है, तो आपको आंसर इसके मिल जाएंगे, यही इसके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सी पोर्शन है फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट वर्ब वर्बल एस्पेक्ट ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 है जी शी played the piano beautifully at the concert last night. You had better take rest. I had finished my homework before I watched TV। वहाँ पर ऑप्शंस गिवन है, आपने उसको रीराइट करना है वर्ब की फॉर्म देखते हुए। To err is human, to forgive divine. Stop kidding, I am no more a child। Sixth one is she enjoy reading novels in her free time। The courier delivered my parcel just 2 days ago। लास्ट वन इज वी यूजुअली गो टू द जिम इन द इवनिंग इन समर्स। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है फिल इन द ब्लैंक एनी 5 ब्लैंक्स विद करेक्ट ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ वर्ड्स। तो डेडिकेशन है, फोकस है, डिसिप्लिन, अचीविंग, कमिटमेंट, शोइंग एंड डिटर्मिनेशन। तो आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ जो है वो ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ वर्ड्स ये हैं। ठीक है, आप अपना उसके अंदर लिख सकते हैं, मैंने फुल पैराग्राफ नहीं लिखा।
फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट ट्रांजिशनल डिवाइसेस। तो इसका मैंने कंप्लीट पैसेज लिखा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसके अंदर बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, इसलिए मैंने इसको फुल सॉल्व किया है। द साइकेट्रिस्ट इन्फॉर्म द मदर दैट हर डॉटर वॉज एडिक्टेड टू drugs. When the psychiatrist left, the mother went into her room to plan how to handle the crisis. Later, she walked into her daughter's room and she was overwhelmed with sorrow. She saw her daughter, however, she did not say anything. She loved her daughter because they were best friends. Finally, the mother broke the ice. Broke the ice का मतलब क्या होता है? That is a phrasal verb, मतलब बात शुरू करना. Dearest daughter, don't ruin your life. Indeed, life is beautiful if you keep your hope alive. Therefore, don't give up. ठीक है, तो ये बेसिकली डिवाइसेस होती हैं ट्रांजिशनल। ठीक है, ये जो सारे वर्ड्स इसके अंदर यूज़ हुए हुए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आप अपने एसे में, अपनी राइटिंग्स में क्वेश्चंस के आंसर देते हुए इस्तेमाल करते हैं। और राइट इस्तेमाल इसका आपको इसके जो मार्क्स हैं फुल मार्क्स दे सकता है अगर आप इसका करेक्ट यूज़ करते हैं। सो इस तरह से मैंने इस पेपर को सॉल्व किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस पेपर में कोई इशू नहीं होगा क्योंकि मैंने मैक्सिमम सारा का सारा जो है क्वेश्चन सॉल्व किया है। सब इसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और पूरा पेपर सॉल्व किया है। अगर स्टिल आपको कोई इशू आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग किसी और पेपर को सॉल्व करवाना चाहते हैं सेकंड ईयर के तो मैं वो भी सॉल्व कर दूंगी। मैंने ऑलरेडी पाकिस्तान स्टडीज़ के 2 मॉडल पेपर सॉल्व कर दिए हैं। इंग्लिश का ये मॉडल पेपर जो है वो फर्स्ट मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई मॉडल पेपर आपको सॉल्व करवाना है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, या फिर आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ में कोई इशू आ रहा है वो भी मैं सॉल्व कर दूंगी। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।